हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को लेकर चलने वाले हैं। जैसा कि जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं और मेरी ऑलरेडी व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर सीरीज़ बना रही हूँ, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पे वीडियोस बना रही हूँ। इससे पहले मैंने डिल्यूजनल डिसऑर्डर, टूरेट सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स और काफ़ी डिफरेंट बाइपोलर डिसऑर्डर्स और इवन के ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे वीडियोस बनाई हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। ज़रूर विज़िट कीजिए, जानिए डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में अकॉर्डिंग टू डीएसएम क्या क्राइटेरिया सेट करता है डायग्नोसिस के लिए किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के। हम कवर कर रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और इसी सिलसिले की ये एक कड़ी है आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ADHD के ऊपर, दैट इज़ अटेंशन डिफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। ये भी एक और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसका मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि ये डिसऑर्डर भी ऑनसेट करता है अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में, यानी कि अर्ली लाइफ में ये डिसऑर्डर होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट ADHD। याद रहे कि किसी भी डिसऑर्डर की प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए इन क्राइटेरियाज का मेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम इन क्राइटेरियाज को बहुत डिटेल में और ध्यान से देखते हैं, और अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी न्यू आती है तो आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट दैट टर्मिनोलॉजी मीन्स। So, the first criteria will be shown on your screen and I will be telling you, explaining to you the details of that criteria. अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए की ADHD के, तो ये है कि इन अटेंशन या हाइपर एक्टिविटी परसिस्टेंटली पाई जानी चाहिए एक पैटर्न के अंदर इन दैट इंडिविजुअल। इन अटेंशन की अगर हम बात करें तो जो अभी हम सिम्टम्स की बात करेंगे उनमें से 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स 6 माह के अंदर एक हद तक एक इनकंसिस्टेंट और डेवलपमेंटल लेवल में पाए जाने ज़रूरी हैं। और इनका किसी भी इंडिविजुअल, जिस इंडिविजुअल की बात हम कर रहे होंगे, जिस इंडिविजुअल को हम डायग्नोस कर रहे होंगे, इन सिम्टम्स का उसकी नॉर्मल लाइफ यानी सोशल लाइफ, उसके एकेडमिक लाइफ एक्सेट्रा, ऑक्यूपेशनल लाइफ एक्सेट्रा में एक प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रेस का क्रिएट करना भी ज़रूरी है। याद रहे कि ये सिम्टम्स जो हैं ये किसी भी ऑपोजिशनल बिहेवियर की मैनिफेस्टेशन के लिए अकेले ज़िम्मेदार नहीं होते। अक्सर ऐसे होता है कि टास्क को अंडरस्टैंड ना कर पाना, हॉस्टाइल बिहेवियर शो करना नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी पाया जाता है। बट देन अगेन हमने ये देखना होता है कि बाकी फैक्टर्स कहाँ हैं, कितने हैं और कब से हैं। ओल्डर एडल्ट्स या एडोलेसेंट्स की अगर हम बात करें तो उनमें एटलीस्ट 5 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। बात करें अगर सिम्टम्स की, तो पहला सिम्टम है कि वो इंसान केयरलेस मिस्टेक्स बार बार रेपिटेटिवली कर रहा होता है इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रूशियल डिटेल्स को मिस कर देना, क्रूशियल डिटेल्स को इग्नोर कर देना। याद रहे कि अगर आप किसी क्रूशियल डिटेल को मिस कर रहे हैं 2-3 दिनों से, या आपका कोई कोलीग है जो आपको लगता है कि लापरवाही करता है, मिस्टेक्स करता है जानबूझ के, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको ADHD हो। A lot of symptoms have to be met and then again for diagnosis you have to see a lot of different factors. सेकेंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो किसी भी काम को करने में कम्प्लीटली अटेंशन देना और देते रहना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आधे घंटे का लेक्चर टिक कर बैठ कर सुनना इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। किसी भी कन्वर्सेशन में, किसी भी बातचीत में बहुत देर तक इंडल्ज रहना, महव रहना इनके लिए आसान काम नहीं होता। थर्ड सिम्टम की अगर हम बात करें
डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी ईजीली। अक्सर ऐसे लगता है कि जो बातें हम उनसे कर रहे हैं वो उनके कानों तक जा ही नहीं रही हैं। फोर्थ सिम्टम की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना उनके लिए आसान नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली लाइन में लिखिए, दूसरी लाइन छोड़ दीजिए, तीसरी लाइन में लिखिए, चौथी लाइन छोड़ दीजिए। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हमने अमूमन देखे हैं स्कूल्स में टीचर्स को देते हुए। मैं भी जब टीचिंग करती थी तो इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस देती थी, पहला पेज छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन लिख लीजिए। और जब मैं हाई स्कूल लेवल पे करती थी, ऑब्वियसली उस लेवल पे हमें इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी होती हैं, बट अगेन हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। हम फार्मूलाज बताते हैं तो वी हैव टू टेल स्टूडेंट्स कि आपने ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दे कैन नॉट फॉलो सच इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट अगर हम सिम्टम की बात करें तो उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट सेट करना या ऑर्डर क्रिएट करना, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में करना, टाइम को मैनेज करना, डेडलाइंस को मीट करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अगर उन्हें कहा गया है कि मंडे तक उन्होंने एक होमवर्क करके लाना है, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कंप्लीट दैट वर्क टिल मंडे। अगली अगर हम सिम्टम की बात करें तो दे ऑफन अवॉइड और डिसलाइक और आर रिलेक्टेंट टू एंगेज इन टास्क दैट रिक्वायर्स सस्टेन्ड मेंटल एफर्ट। अगेन वही बात आ गई कि ऐसा कोई भी काम जिसमें मेंटली इंडल्ज होना ज़रूरी है, ज़हनी तनाव आ जाता है या जहन को इस्तेमाल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, उसमें उनका इंटरेस्ट बहुत कम पाया जाता है और वो उसको करने से जान बचाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम अगर हम देखें तो ऑफन लूज थिंग्स नेसेसरी फॉर टास्क और एक्टिविटीज़। अच्छा, अब आप तो जानते हैं काफ़ी लोगों में ये सिम्टम आम भी पाई जाती है, पेन रख के भूल जाना, ग्लासेस को सर पे लगा के भूल जाना। That doesn't mean that that person has ADHD. Obviously, to diagnose a person with ADHD, other symptoms and other factors have to be encountered, have to be taken in account. अगले सिम्टम की हम बात करें तो as I said before, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। हो सकता है वो फ़ोन पे आपसे बात कर रहे हों और बाहर से उन्हें हल्की सी कोई आवाज़ आई तो वो फ़ोन वहीं बंद करके दे वुड गो सी वट हैपन्ड आउटसाइड। या हो सकता है कि वो एक काम कर रहे हों और उन्हें अचानक से कुछ और याद आ गया एंड दे वुड लीव दैट वर्क ऑन द स्पॉट। एक्सट्रेनियस स्टिमुलाई की यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं। एक्सट्रेनियस स्टिमुलाई का मतलब होता है ऐसा कोई भी चेंज जो इन्वायरमेंट में आ रहा हो जो उनसे रिलेटेड इन्वायरमेंट ना हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर सिटिंग इन अ रूम, दे आर कलरिंग और बाहर किसी के बोलने की आवाज़ आई, दे वुड लीव देयर कलरिंग और उनका उससे कंसर्न है या नहीं, दे वुड गो एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। अगले सिम्टम की अगर हम बात करें तो फॉरगेटफुलनेस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स, यानी काम भूल जाना, बिल पे करने थे तो भूल जाना, अपॉइंटमेंट थी कोई तो वो भूल जाना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को भूल जाना, या कोई और पर्टिकुलर असाइनमेंट है उसका करना भूल जाना, कॉल्स किसी को कहना कि मैं आपको कॉल करूँगा और उस कॉल को करना भूल जाना। दीज आर ऑल सिम्टम्स दैट आर इंक्लूडेड इन क्राइटेरिया ए, दैट इज़ इन अटेंशन। बात तो हो गई फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ ADHD इन DSM-5, दैट इज़ इन अटेंशन। इन अटेंशन को तो हमने टैकल कर लिया। नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड क्राइटेरिया, दैट इज़ हाइपर एक्टिविटी। अब हम देखेंगे कि सेकंड क्राइटेरिया जो है दैट इज़ हाइपर एक्टिविटी, उसमें कौन से सिम्टम्स वाज़े होते हैं। सो द सिम्टम्स विल बी शोन ऑन योर स्क्रीन एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑन द बैक एंड। जैसे कि हमने बात की थी क्राइटेरिया ए इन अटेंशन में, क्राइटेरिया बी हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी में भी 6 और मोर सिम्टम्स का पाया जाना ज़रूरी है फॉर एटलीस्ट 6 months टू अ डिग्री दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद डेवलपमेंटल लेवल and that negatively impact directly on social and academic or occupational activities. This is the same clause as we discussed in inattention.
The symptoms are not solely a manifestation of oppositional behavior, defiance, hostility. ये वही बातें हैं जो हमने इनअटेंशन में भी देखी थी कि 6 महीनों तक या उसके बाद एक हद तक इन सिम्टम्स का परसिस्टेंटली पाया जाना किसी इंसान के अंदर और इस तरह से पाया जाना कि वो इफ़ेक्ट कर रहे हों डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को ज़रूरी है। उसके अलावा ये सिम्टम्स अकेले सिर्फ 1 या 2 पाई जाएं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान को ADHD है। ओके, फॉर द फर्स्ट सिम्टम, first 2 symptoms I acted out, but this symptom was a little difficult to act out in this time of night, and so the third symptom is often runs about or climbs in the situation where is inappropriate. For example, दरख्तों पे चढ़ना, ऐसे दरख्तों पे चढ़ने की कोशिश करना ऐसी जगहों पे दरख्तों पे चढ़ने की कोशिश करना जहाँ पे नॉर्मल नहीं कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल पार्क्स में जाके दरख्तों पे चढ़ने की कोशिश शुरू कर देना, या फिर ऊंची जगहों से छलांगे लगाने की कोशिश करना, टेबल्स पर चढ़ने की कोशिश करना। The next symptom is often unable to play or engage in leisure activities quietly. For example, कलरिंग करते हुए शोर करते जाना, या फिर क्लासरूम में बैठ के शोर मचाना शुरू कर देना, लाइब्रेरी जाके ऊंची आवाज़ निकालनी शुरू कर देना, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव होना इन अ वे दैट इट फील्स दैट दे आर सो रेस्टलेस दैट दे कैन नॉट स्टॉप। द नेक्स्ट सिम्टम इज़, यहाँ पे आप देखें कि ऑन द गो लिखा हुआ है, ड्रिवन बाय अ मोटर, यानी वो हर वक्त मूवमेंट में होते हैं, नॉट जस्ट सिट स्टिल, they're always moving, they're always restless. हमने इन अटेंशन में देखा था कि their attention gets diverted easily, they get diverted by extraneous stimuli easily, they forget things easily. हमने different symptoms देखे थे in our first criteria. Second criteria मिलता जुलता है, but in this we are seeing that they are very restless. They're either climbing up spaces, they're either or doing different gestures or moving constantly. They talk excessively, बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बात करना. These are all the symptoms of criteria B, hyperactivity और impulsivity. So the next symptom is कि अक्सर उनके जो क्वेश्चन से पहले ही आंसर्स आ जाते हैं, दे डू नॉट वेट फॉर देयर टर्न. फॉर एग्जांपल किसी नए बंदे से मिले, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अगले बंदे ने भी पूछा ही नहीं आपका क्या हाल है, एंड दे वुड से मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो. सो द पर्सन हैज़ नॉट इवन आस्क्ड फॉर देयर हेल्थ येट. सामने वाले ने अभी पूछा ही नहीं कि बेटा कैसे हो, दे जस्ट सेड बेटा, और एंड दे सेड हम ठीक हैं, आप कैसे हैं. So this is a situation. I could have acted out, but somehow I was not feeling like it, and I was thinking कि let's just take it in this way. Okay, the next symptom is often has difficulty waiting his or her turn. For example, बिल पे करवाने के लिए खड़े हुए हैं, लाइन लगी है और लाइन में उनका कोई 5वां के 6ठा नंबर है, so they would be very impatient, बहुत ज़्यादा impatient होंगे. अक्सर बात करते हुए सामने वाले को टोक देंगे, खेलते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में सामने वाले को उसकी टर्न नहीं देंगे, और अक्सर इंटरप्ट करते हैं दूसरों को उनके कामों में, उनकी इंटरेक्शंस में. वन थिंग दैट आई मस्ट क्लियर नाउ इज़ दैट हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी एंड इनअटेंशन बोथ आर सब टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया ए. अब अगर हम क्राइटेरिया बी की बात करें, क्राइटेरिया बी कहता है DSM का दैट द सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी मस्ट बी प्रेजेंट प्रायर टू द एज ऑफ 12. यानी 12 साल की उम्र से पहले सिम्टम्स इंडिविजुअल के अंदर नज़र आना, प्रोमिनेंट होना ज़रूरी है. अगर हम क्राइटेरिया सी की बात करें तो क्राइटेरिया सी के मुताबिक 2 सेट्स ऑफ इन्वायरमेंट का डिस्टर्ब होना, डिस्ट्रेस होना ड्यू टू द सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी इज़ कंपल्सरी. दैट इज़ आइदर स्कूल और होम और फ्रेंड्स एंड फैमिली एक्सेट्रा. सो क्राइटेरिया डी कहता है कि इन सिम्टम्स की वजह से
इन अक्रेंसेस की वजह से इंसान का सोशल, ऑक्यूपेशनल और स्कूल एजुकेशनल इन्वायरमेंट का डिस्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है. द सिम्टम्स मस्ट बी प्रोमिनेंट एंड परसिस्टेंट इनफ टू मेक अ डिस्ट्रेस और टू क्रिएट अ डिस्ट्रेस इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर हम क्राइटेरिया ई की बात करें तो दैट इज़ अगेन द सेम क्राइटेरिया दैट वी ऑलवेज डिस्कस इन दीज वीडियोज़ ऑफ आवर्स कि किसी भी डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए ये ज़रूरी है कि उस इंडिविजुअल के अंदर प्रायर टू द डायग्नोसिस ऑफ दिस डिसऑर्डर कोई और प्रॉब्लम ना हो. हेल्थ प्रॉब्लम, फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कोई ड्रग एब्यूज़ की हिस्ट्री ना हो, कोई फैमिली वायलेंस की हिस्ट्री ना हो, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी की हिस्ट्री ना हो, एक्सेट्रा. That is the last criteria of any disorder in DSM-5. It is always there, it is always repetitively said that for the diagnosis of this particular disorder, it is very important that there is no prior history of any kind of other health issues or drug abuse issues or any other kind of problems. Prevalence की बात करें तो almost 5% of children and 2.5% of adults are said to be affected by ADHD. अगर हम रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर आ जाएंगे टेम्परामेंटल फैक्टर्स, genetic and physiological factors and environmental factors. See what DSM has to say about these factors. टेम्परामेंटल की अगर हम बात करें तो ADHD is associated with reduced behavioral inhibition, effortful control or constraint, negative emotionality, elevated novelty seeking. These traits may predispose some children to ADHD but are not specific to the disorder. Temperament, their behavior might be altered, they might be seeking for novelty, but then again this is not specific for the disorder. Environmental की अगर हम बात करें तो बर्थ के टाइम पे, पैदाइश के टाइम पे बच्चे का वेट बहुत कम होना 2 से 3% रिस्क क्रिएट करता है ADHD के लिए. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का स्मोकिंग करना, अल्कोहल अब्यूज़ करना, ड्रग अब्यूज़ भी रिस्क फैक्टर्स में शामिल हैं. डाइट ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड निगलेक्ट, मल्टीपल फॉस्टर प्लेसमेंट्स. अब यहाँ पे मल्टीपल फॉस्टर प्लेसमेंट का मतलब ये है कि बाहर के ममालिक में जब बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें डिफरेंट फैमिलीज़ को दे दिया जाता है और ये जिन फैमिलीज़ को दिए जाते हैं उन फैमिलीज़ को उनके फॉस्टर पेरेंट्स कहा जाता है. सो अगर एक बच्चा डिफरेंट फॉस्टर फैमिलीज़ में से होके जा रहा है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो ADHD उसके अंदर आ जाएगा. न्यूरोटॉक्सिन एक्सपोजर, दैट मीन्स कि ऐसे एलिमेंट्स का बॉडी के साथ एक्सपोज होना जो कि इंसान की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते. जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ADHD को लिंक किया गया है मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ से, स्लीप डिसऑर्डर से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और एपिलेप्सी से, लेकिन एसोसिएट नहीं किया गया फिज़िकल फीचर से. ऑल्दो रेट्स ऑफ माइनर फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, फॉर एग्जांपल हाइपरटायराइडिज्म,
हाईली आर्क्ड पैलेट, लो सेट ईयर्स एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे फिज़िकल फीचर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ADHD वाले बच्चों में पाए जाते हैं, बट अगेन दीज आर नॉट नेसेसरीली लिंक्ड टू ADHD। कल्चर रिलेटेड फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कल्चर टू कल्चर वेरिएशन पाई जा सकती है, बट नॉट इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। डायग्नोस्टिक और मैथडोलॉजिकल प्रैक्टिसेस भी कल्चर टू कल्चर वेरी कर रहे होते हैं। जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि ADHD इज़ मोर फ्रीक्वेंट इन मेल्स देन इन फीमेल्स इन जनरल पॉपुलेशन। रेशो बनती है 2:1 इन चिल्ड्रन, that is 2:1, 2 for males, 1 for females in children, and 1.6:1 in adults. Females are more likely than males to present primarily with inattentive features. थैंक यू सो मच, दैट वॉज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। ADHD पे हमने बात की आज के हमारी वीडियो में। हमने डिटेल्ड में देखा कि ADHD के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, प्रेवलेंस कितनी होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स एक्सेट्रा कितने मैटर करते हैं, फीमेल टू मेल रेशो क्या होती है, जेंडर रिलेटेड डायग्नोसिस, कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज हमने देखे। So this was all for today. I hope you've liked the video. I hope you've learned some new things from the video. If you have, kindly hit like, and if you're not a subscriber, kindly do subscribe. Press that bell icon so that you might not miss any new video. बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है उस चैनल से तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। जब भी आप बेल आइकन प्रेस करें तो ऑल ज़रूर उसके साथ प्रेस करें ऑप्शंस में, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। और मिस करने से प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि आप एक अच्छा टॉपिक लर्न करने से रह जाएंगे। यू वोंट बी एबल टू लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो डोंट मिस आउट दैट चांस। फ्री है, देखना फ्री है, लाइक करना फ्री है, कमेंट करना फ्री है, सब्सक्राइब करना फ्री है। So avail this opportunity. Thank you so much for stopping by. Bye bye.